नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। जाहिर है मौका चुनाव का है तो खेल तो रोजाना होंगे ही। और महाराष्ट्र तो इस समय एक बड़ा खेल का मैदान बना हुआ है और बीजेपी ने तो इसको पिछले 5 सालों में कई बार अपने तरीके से अपने नियमों के साथ यहाँ पर खेल करने की कोशिश की। लेकिन इस समय हम महाराष्ट्र की सियासत में जिस बड़े खेल की बात कर रहे हैं वो खेल हो चुका है बीजेपी के साथ और खेलने वाले हैं उसके अपने साथी अजित पवार। जी हाँ, अजित पवार ने नवाब मलिक को जिस तरीके से अपना प्रत्याशी बनाया है शिवाजी नगर मानखुर्द से, उसके बाद ये तय हो गया कि अजित पवार ने एक बड़ी चाल चल दी है जिसमें फंस गई है बीजेपी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस चाल का जवाब कैसे दे। बीजेपी की कुंठाएं या उसकी चिंता और उसकी परेशानी, उसकी उलझने सब बीजेपी नेताओं के बयानों से जाहिर हो रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में ये जो बड़ा खेल कर चुके हैं अजित पवार, इसमें क्या वो एक बड़े खिलाड़ी बनकर बाहर निकलेंगे चुनाव के मैदान में या फिर वो चुनाव के मैदान से बाहर हो जाएंगे? क्योंकि अजित पवार के ऊपर बैठे हुए हैं शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के लिए या बोले पूरे भारत के लिए ही बहुत बड़े चुनावी खिलाड़ी वो हैं, राजनीति के दिग्गज हैं। उन्हें मालूम है कि कब कौन सी बात बोलने का क्या असर होता है और कब कौन से पत्ते खोलने हैं। तो शरद पवार भी अब अपने पत्ते खोलने में लग गए हैं। और इधर जिस तरीके से अजित पवार ने नवाब मलिक को उतार कर चालाकी दिखाई, बीजेपी उस चालाकी का जवाब कैसे देगी? और इसके अलावा महायुति में जिस तरह की दरारें दिख रही हैं, बीजेपी उनको कैसे भर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल भी इस समय उभर गया है महाराष्ट्र में। और अगर मैं रमेश चेन्नीथल्ला कांग्रेस नेता उनके शब्दों को उधार लेकर कहूं तो उन्होंने तो महायुति गठबंधन को विचित्र गठबंधन कह दिया है। रमेश चेन्नीथल्ला ने ये बातें क्यों कही ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा संजय राउत जो शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने आज देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वो झूठ बोलते हैं और इस तरह से उन्होंने कि जिस तरह गुजरात में सारे प्रोजेक्ट्स भेजे जा रहे हैं और जितनी परियोजनाएं हैं वो गुजरात जा रही हैं और महाराष्ट्र में कोई विकास नहीं हो रहा, इसको लेकर आज संजय राउत ने बड़ा हमला किया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल पुथल दिख रही है। जाहिर है चुनावी माहौल में तो ऐसा होना ही है, लेकिन माहौल इस समय दीपावली का भी है। लेकिन इस दीपावली के मौके पर अजित पवार ने जो अभी आतिशबाजी अपनी दिखा दी है, उसका नजारा जो है उसको बीजेपी क्या उसके मजे ले पाएगी या उसमें झुलस जाएगी, क्या होगा? इन्हीं सब पर अब हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी आप देख पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आ रही जी, अमरेंद्र जी, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में कि जो बड़ा खेल हो गया है, दरअसल वो ये रहा है कि नवाब मलिक जो अभी तक जिनके बारे में ये तय नहीं था कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन कल उन्होंने बाकायदा अपना नामांकन दाखिल कर दिया निर्दलीय के तौर पर भी। और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि एनसीपी के प्रत्याशी यानी अजित पवार ने भी उन्हें मंजूरी दे दी है चुनाव लड़ने की। लेकिन यही नवाब मलिक हैं जो एक समय जिनके खिलाफ बीजेपी ने ही गंभीर आरोप लगाया, बल्कि बीजेपी तो अब भी अपने आरोपों पर टिकी हुई है। वो इस बात से बिल्कुल असहज है कि जिस नवाब मलिक को उन्होंने ये कहा कि वो दाऊद के साथी है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो जमानत पर बाहर है, ऐसे नवाब मलिक को अगर अजित पवार ने इस समय चुनावी मैदान में उतार दिया है और बाकायदा इसमें ये भी अपना एक दम दिखाने की कोशिश साबित की है, क्योंकि हम ये देख रहे थे इतने समय से, लंबे समय से महायुति में जब भी बात होती थी सीट शेयरिंग की और अजित पवार अपना एक अच्छा हिस्सा चाहते थे, तो बीजेपी ने कभी उनको वैसी तवज्जो नहीं दी जो तवज्जो वो चाहते थे। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसमें ठीकरा फोड़ने के लिए सबसे पहले अजित पवार को आगे किया गया। संघ की पत्रिका में अजित पवार के खिलाफ बातें लिखी गई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता जो है वो अजित पवार के विधायकों को लेकर उल्टी आने जैसी बातें लिखने लगे, कहने लगे। तो ये सारा अपमान अजित पवार चुपचाप सहते रहे। उन्होंने कभी इस बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं की, बल्कि उनको जवाब देना होता था तो वो अपने परिवार पर ही कि परिवार नहीं तोड़ना चाहिए और पत्नी के सामने और बहन के सामने पत्नी को खड़ा करके गलती की, इस तरह की बातें बोलते थे जैसे कि उनको बड़ा पछतावा हो। और कई बार उन्होंने बातों बातों में ये संकेत भी दिए कि वो शरद पवार के पास वापस लौटना चाहते हैं। एक आध मौकों पर उनके पारिवारिक आयोजनों में दोनों की मुलाकात भी हुई, तो इससे इन कयासों को और बल मिला कि अजित पवार क्या वापस आ जाएंगे। लेकिन अजित पवार को वापस नहीं आना था, वो अभी भी एनडीए के साथी बने हुए, जिसको कह सकते हैं कि हम अपमान का घूंट पीकर भी वो एनडीए में बने रहे। और
पूरी सीट शेयरिंग पर भी वो चुपचाप रहे, कुछ नहीं कहा कि मुझे इतनी सीटें चाहिए थी, अब आप मुझे ये भी दीजिए, वो भी दीजिए, उनके विधायकों को तोड़ना या खरीदना ये सब भी हुआ, वो कुछ नहीं बोले। ऐन मौके पर नवाब मलिक को जिस तरीके से उन्होंने अब चुनावी मैदान में उतारा है, इसका क्या असर आप देखते हैं? क्या अजित पवार ने यहाँ पर वही खेल कर दिया बीजेपी के साथ जो खेल वो कर चुके हैं अपने ही चाचा शरद पवार के साथ? क्योंकि भरोसा तो ना अजित पवार बीजेपी पर करेंगे, ना बीजेपी अजित पवार पर करेगी, ना शिंदे अजित पवार पर करेंगे, ना अजित पवार शिंदे पर करेंगे। यानी जिसको रमेश चन्नीथल्ला कहते हैं विचित्र गठबंधन, तो वो वाकई विचित्र है, क्योंकि वहां कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से एक गठबंधन में बने हुए हैं, और उसमें ये जो अजित पवार ने अभी खेल किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नवाब मलिक ने कल अपनी दोनों बेटियों, सना मलिक जो खुद अणुशक्ति नगर से अजित पवार की पार्टी की विधायक मतलब प्रत्याशी बनी है, और नीलोफर मलिक, इनकी मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने मानखुर्द शिवाजी नगर से एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन पार्टी ने एबी फॉर्म भेजा जिसे जमा किया गया, और अब मैं एनसीपी का आधिकारिक उम्मीदवार हूँ। और मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का शुक्रगुजार हूँ। उन्हें मुझ पर भरोसा है, मतदाता पूरे दिल से मेरा समर्थन करेंगे। और बीजेपी के जो अध्यक्ष है मुंबई इकाई के, आशीष शेलार, उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा, इनके नामांकन का, कि बीजेपी उनके लिए प्रचार नहीं करेगी। हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे और हमारा रुख अलग होगा। तो बीजेपी ने कह दिया हमारा रुख अलग होगा। और इधर शिवाजी मानखुर्द से एक तो खड़े में है सपा के जो विधायक अबू आजमी प्रत्याशी जो है, और नवाब मलिक के सामने दूसरे जो है उनके जो उम्मीदवार, इन्हें विरोधी उम्मीदवार, वो है प्रतिद्वंदी उम्मीदवार शिंदे गुट से सुरेश पाटिल। यानी ये महायुति के समझ लेना चाहिए। तो अब एक ऐसी विचित्र स्थिति बन गई है कि एक सीट है शिवाजी मानखुर्द, और वहां पर 3 उम्मीदवार हैं। एक तो महागठबंधन का है, लेकिन 2 उम्मीदवार जो है वो महायुति के हो गए, शिंदे गुट का भी हो गया और एनसीपी का भी हो गया। ये किस किस्म की राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में? और अजित पवार ने ये जो खेल खेला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए समिता जी, एक तो जो अजित पवार ने खेल खेला है, असल में बीजेपी अभी तक अजित पवार के साथ खेल कर रही थी। अजित पवार ने पलट के जो फुल टॉस गेंद मारी है, इसको आप इस तरीके से देख सकती हैं कि अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसको कैच करे, कि इसको क्या करे। ये बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि अजित पवार ने जब खेल किया है, इसका बीजेपी क्या करे। अब एक तरफ आशीष शेलार जो है वो कह रहे हैं कि सना मलिक जो है वो तो महायुति की उम्मीदवार हैं, लेकिन नवाब मलिक नहीं है। तो भाई जो आरोप नवाब मलिक के ऊपर हैं, तो वही आरोप तो फिर सना मलिक के ऊपर भी होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सना मलिक को का तो समर्थन करेंगे, नवाब मलिक का समर्थन आप नहीं करेंगे। दूसरे जो इनके किरीट सोमैया बड़े नेता हैं, वो आतंकवादी बता रहे हैं नवाब मलिक को। तो अब आप आतंकवादी भी बता रहे हैं और वो आपके सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ये बीजेपी समझ नहीं पा रही है, और इस तरीके की चीज़ें कई सीटों पर हो रही हैं जहां महायुति के कई प्रत्याशी मैदान में हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने तमाम अपने बागी जो हैं ऐसी सीटों पर खड़े करवा दिए हैं जहां पर एकनाथ शिंदे के या अजित पवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां बीजेपी के बागी भी खड़े हो गए हैं। इधर रमेश चन्नीथल्ला ने आज साफ तौर पर कहा कि नो फ्रेंडली फाइट और कोई बागी प्रत्याशी नहीं। यानी हमने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं कि हमारा कोई भी बागी प्रत्याशी नहीं होगा, हम उनके पर्चे वापस कराएंगे अगर कोई है, और कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। क्या आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या अजित पवार या अमित शाह या नरेंद्र मोदी ये कहने की स्थिति में है कि नो फ्रेंडली फाइट और महायुति एक साथ चुनाव लड़ रहा है? मुझे लगता है कि ऐसा कहने की स्थिति में नहीं है। अभी तक जो उनके घोषित उम्मीदवार हैं वो 294 हो चुके हैं सब मिलाकर, 284 सीटों पर, और 4 सीटों पर तो अभी तय ही नहीं है, मतलब कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो हो सकता है जो बाकी 4 सीटें बची उस पर भी और उनकी फ्रेंडली फाइट जो कही जा रही है वो हो जाए। यानी 300 के पार जो है ये चुनाव लड़ लेंगे। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में नारा अब दे देगी कि अब की बार 300 के पार, 288 में 300 पार का नारा बीजेपी दे दे अब, अगर इस तरीके से की चीज़ें रहती हैं। तो जो सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं शर्मिष्ठा जी, और जिस तरीके से अजित पवार ने खेल किया है, अजित पवार ने सीधे सीधे बीजेपी से उस अपमान का बदला लेने की कोशिश की है जो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार अपने समर्थकों के द्वारा और
अपने मुखपत्रों के द्वारा जिस तरीके से अजीत पवार पर हमले करा रही थी, उसका एक तरीके से बदला लेने की अजीत पवार ने कोशिश की है। अब ये बदला लेने की कोशिश है या बीजेपी और अजीत पवार मिलकर खेल रहे हैं, ये थोड़े और समय में स्पष्ट हो जाएगा जब नाम वापसी की अंतिम तिथि निकल जाएगी और नवाब मलिक को लेकर बीजेपी का क्या रुख रहता है और अजीत पवार का नवाब मलिक को क्या रुख रहता है, इसको लेकर जब चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी तब ये खेल और स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा खेल है वो वास्तव में बीजेपी के साथ कोई खेल हो गया है या पर्दे के पीछे से अजीत पवार और बीजेपी मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं, ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा समित्रा जी। जी, क्योंकि अजित पवार ने जिस तरीके से नवाब मलिक को इतनी तवज्जो दी, मतलब उनको भी टिकट दे रहे हैं, उनकी बेटी को भी टिकट दे रहे हैं, तो क्या इसके पीछे एक कारण ये भी है कि वो किसी तरह मुस्लिम वोटों को लेना चाहते हैं, क्योंकि मराठा वोट जो है वो भी उनके साथ अब उतने, क्योंकि अभी तक जो था वो शरद पवार के नाम पर वोट मिलते रहे थे, पहले एनसीपी को जो मिलते रहे। ये पहला मौका होगा जब वो इस तरह से, मतलब लोकसभा चुनाव में उतरे वहां तो मुंह की खा ही ली, अब विधानसभा चुनाव में असली परीक्षा थी, क्योंकि ये जो चुनाव है ये राज्य के हैं और राज्य में ही जिस तरीके से उन्होंने धोखा देकर पार्टी बदली और दूसरे जगह चले गए, तो अब उनको ये उम्मीद बहुत कम है कि उनको इस तरह से वोट मिलेंगे जो उनका पारंपरिक वोटर रहा है। वो जाहिर है वो शरद पवार के साथ ही अभी भी जाएगा, उम्मीद यही की जा रही है। ऐसे में क्या नवाब मलिक को इतना ज्यादा तवज्जो, मतलब वो देना, क्योंकि ठीक है नवाब मलिक आपके पास आ गए विधानसभा में, जैसे ही वो आए दोबारा क्योंकि जमानत मिलने के बाद, पहले ऐसा लग रहा था कि वो शरद पवार के साथ जाएंगे, लेकिन उन्होंने शरद पवार के ऊपर अजित पवार को तवज्जो दी। तो इसका क्या मतलब है, क्या वो नवाब मलिक भी उस उम्मीद में है कि जैसे बाकी लोगों के पाप कट जाते हैं या उन लोगों को ईडी जो है वो एकदम से निर्दोष बता देती है, क्या नवाब मलिक को ऐसी कोई उम्मीद रही होगी कि अब मेरे ऊपर भी जो आरोप है वो सब भी खत्म हो जाएंगे? हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा, बीजेपी इतने आसानी से वो कर नहीं रही है। तो क्या इसमें पर्दे के पीछे कोई बड़ा लेन देन चल रहा है और क्या ये मुस्लिम वोट को खींचने की कोशिश है अजित पवार की, ताकि वो महायुति में ये बता सके कि देखो मेरा अभी दम कितना है और फिर उस हिसाब से बार्गेनिंग कर सके, मान लीजिए अगर महायुति सत्ता में आती है तो? क्या लगता है? देखिए समिता जी, जो अब नवाब मलिक के जो बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से नवाब मलिक को अजीत पवार ने खड़ा किया है, उससे एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी अंदरूनी खेल ये भी खेल रही है कि किसी तरीके से अजीत पवार ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो महागठबंधन को पहुंचाएं, यानी महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचाएं अपने प्रत्याशियों के ज़रिए। तो ये प्रयास एक बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो इसमें बीजेपी के दोनों हित सध रहे हैं। एक तो वो नवाब मलिक का विरोध करके अपना वोटर जो उसको तुष्ट कर रही है कि देखो हम नवाब मलिक के खिलाफ अभी तक भी खड़े हुए हैं, हमने नवाब मलिक को कहा था कि इसके दाऊद से संबंधित हम जो है नवाब मलिक का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सीट पे उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम दूसरी कर रहे हैं। एक तरफ तो ये अपने वोटर को संतुष्ट करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ किसी भी तरीके से नवाब मलिक के साथ लोग चले जाएँ तो वहाँ जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अबू आसिम आज़मी, उनको नुकसान हो और दूसरे क्षेत्रों में भी जहां अजीत पवार के लोग खड़े हों तो वो वहां महागठबंधन को यानी महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचाएं। इस रणनीति पर भी बीजेपी एक तरीके से काम करती हुई दिखाई पड़ती है। तो लग ये रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा खेल हो रहा है उसमें बीजेपी के साथ तो खेल हो रहा है और बीजेपी खेल कर रही है, लेकिन अभी लग ये रहा है कि बीजेपी कोई और बड़े खेल कर रही है इसके ज़रिए, नवाब मलिक के ज़रिए। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि नवाब मलिक को ये समझना चाहिए कि अगर वो सोचते हैं कि पर्दे के पीछे से कोई खेल हो जाएगा और उनके पाप कट जाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नवाब मलिक छगन भुजबल या अजीत पवार नहीं है, ये समझना पड़ेगा। नवाब मलिक का जो उर्दू वाला नाम है वो बीजेपी के लिए बहुत मुफीद लगता है और इसके सहारे बीजेपी लंबी सियासत कर सकती है। जब बीजेपी के साथ जो होते हैं उर्दू नाम वाले लोग, उनके साथ बीजेपी खेल करती है तो ये तो फिर भी अजीत पवार के साथ हैं। तो ये तो बीजेपी के लिए एक अच्छा मोहरा नवाब मलिक साबित हो रहे हैं हर तरीके से, चाहे नवाब मलिक चुनाव लड़ें और चाहे अजीत पवार के साथ चुनाव लड़ें और चाहे अलग से चुनाव लड़ें, हर तरीके से नवाब मलिक बीजेपी के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रहे हैं। तो ये जो खेल चल रहा है, तो नवाब मलिक अगर ये सोचते हैं कि वो शरद पवार के साथ ना जाकर अजीत पवार के साथ चले गए हैं तो उनके पाप कट जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि नवाब मलिक अजीत पवार या छगन भुजबल नहीं है जिनकी फाइलें बंद हो जाएं। समित्रा जी जी बिल्कुल। एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बड़ा दिलचस्प सवाल बन गया है कि नवाब मलिक के उतरने से क्या समीकरण बनेंगे शिवाजी मानकुर्द सीट पर, और अगर मान लीजिए नवाब मलिक जीतते हैं या शिंदे गुट का जो प्रत्याशी है वो जीतते हैं, तो इन दोनों की जीत की स्थिति में
किसको मानेगी बीजेपी? क्या मतलब वो इनका साथ देंगे या छोड़ेंगे? वो महायुति का प्रत्याशी होगा या वो निर्दलीय होगा? ये बड़ा देखने मतलब दिलचस्प सवाल हो गया है। और अगर दोनों की हार होती है और अबू आजमी इसमें जीत जाते हैं, तो फिर क्या बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, अजित पवार के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए ये दोहरी शर्मिंदगी का विषय होगा? ये भी एक देखने वाली बात है। इधर आज संजय राउत ने फिर एक बड़ा इल्जाम लगाया है देवेंद्र फडणवीस पर और इसके साथ साथ पूरी बीजेपी पर। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, उसको सुनते हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर विश्वास मत रखना। टाटा एयरबस के बारे में बोलिए, 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट नागपुर में होने वाला था, उनका ही नागपुर है ना, विदर्भ में, और 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला थे वहां पे। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी अमित शाह उठाकर गुजरात में लेकर जाते हैं। उसका कल उद्घाटन हो गया। देवेंद्र जी, आप उसके ऊपर बात कीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए। शरद पवार जी के जमाने में क्या हो गया, हमारे जमाने में क्या हो गया। मैं तो आज की बात कर रहा हूं, कल की बात मत करना। कल की बात हो गई पुरानी, आज की बात करो। ये है कि ये क्लीन चिट का जो एक फैक्ट्री लगा रखी है बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में हम क्या बात करें। 3 तारीख तक विड्रॉवल का आखिरी दिन है। उससे पहले हम सब लोग बैठकर चर्चा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनकी जो नॉमिनेशन है वो पीछे लेने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी बात हमारे लोग मानेंगे। तो यहाँ पर संजय राउत ने एक तो ये अभी जो आखिरी का उनका जो बयान था, जो ये इस बारे में था कि जो जिन लोगों ने टिकट न मिलने के कारण नाराज होकर अपने स्वतंत्र उम्मीदवारी जो की है, उसको वो वापस लेने कह रहे हैं। कुछ ऐसी बातें रमेश चन्नीथल्ला ने भी कही, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इधर माफ कीजिए, संजय राउत ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पर ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं और किस तरह जो नागपुर में जो प्रोजेक्ट लगने वाला था वो चला गया गुजरात। कल जयराम रमेश ने भी इस बारे में एक टिप्पणी की थी, क्योंकि अब गुजरात में ही मतलब हमें बहुत बार देखें कि किस तरह से गुजरात में उसका वहां विकास होता है या वहां विकास का मॉडल बताया जाता है या वहां सारी बड़ी परियोजनाएं जाती हैं। जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो गुजरात ही जाते हैं। तो ठीक है, गुजरात देश का हिस्सा है, बिल्कुल वहां पर भी जाना चाहिए। लेकिन क्या बात है कि लगातार चाहे चीन के आए, चाहे ब्रिटेन के आए, चाहे स्पेन के आए, सब जो है वो गुजरात पहुंच रहे हैं। और इस तरह से क्या मोदी और शाह एक ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब बाकी राज्यों को उपेक्षित महसूस करवा रहे हैं। और क्या विपक्ष ने यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना दिया है इस बात को, अमलेंदु जी, कि किस तरीके से परियोजनाएं जो हैं वो गुजरात भेजी जा रही हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र का विकास, जो कि मुंबई आर्थिक कैपिटल जो कहलाती थी, इकोनॉमिक जो कैपिटल कहलाती थी देश की, उसकी स्थिति इस समय कैसी हो गई है। और बाकी महाराष्ट्र में भी जो हाल है विकास परियोजनाओं का, वो जो है उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष अभी निशाना साध रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए समिता जी, आज जो संजय राउत ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पे एक तो सीधा सीधा हमला किया और भ्रष्टाचार में उनको शामिल बताया, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना आज एक चार्जशीट जारी की मई में, और रमेश चन्नीथल्ला और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले दोनों ने मिलकर और उसको नाम दिया भ्रष्ट युति, महायुति से भ्रष्ट युति उसको नाम दिया। और उसमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। इससे पहले एक चार्जशीट और जारी की गई थी, उसको गद्दारों का पंचनामा नाम दिया गया था। सारे आरोप जो हैं, जो संजय राउत बात कह रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र से उठाकर ले जाए जा रहे हैं गुजरात में, और किस तरीके से गुजरात के लोगों को यहाँ प्रेशर दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में उनको ताकत दी जा रही है, ठीक इसी तरीके के आरोप कांग्रेस भी लगाती रही है और कांग्रेस ने भी इसको लेकर आरोप लगाए। तो एक चीज़ तो साफ है कि गुजरात एक बड़ा जो है वो बिंदु बन गया है संघर्ष का महाराष्ट्र में इस चुनाव में, और ये चुनाव महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात एक तरीके से होने जा रहा है। अच्छी बात ये कही जा सकती है एक तरीके से कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी जो है वो जो तय कर लेती है फिर उससे पीछे नहीं हटती है। तो वो महाराष्ट्र से गुजरात जो ले जा रहे हैं तो वो पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि इसको एक तरीके से ओन कर रहे हैं कि यहाँ हम सब कुछ गुजरात के लिए करेंगे, बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो ये एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता को चैलेंज जो है वो देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार। और ये साफ देखा जा रहा है कि तमाम योजनाएँ वहाँ ले जाई जा रही हैं गुजरात, और गुजरात के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और यहाँ भी जो सब कुछ किया जा रहा है वो गुजरात के जरिए ही किया जा रहा है।
तो ये सारे आरोप जो लग रहे हैं, तो इससे एक तो चीज़ है कि महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है उसमें गुजरात एक बड़ा जो है वो सेंटर पॉइंट बन गया है। यानी गुजरात के इर्द गिर्द एक तरह से कहा जाए वो राजनीति घूम रही है। सत्ता पक्ष यानी कि महायुति जो है वो गुजरात के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, और महाविकास अघाड़ी जो है वो गुजरात के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मराठी अस्मिता जो है, महाराष्ट्र की अस्मिता, उसको एक बड़ा मुद्दा महाविकास अघाड़ी ने बना दिया कि किस तरीके से गुजरातियों के सामने महाराष्ट्र की अस्मिता को गिरवी रखा जा रहा है महायुति सरकार द्वारा। ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी और चुनाव जब आगे बढ़ेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी साबित करने वाला होगा, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी या अमित शाह किसी भी तरीके से ये साबित नहीं कर सकते कि वो गुजरात के साथ खड़े हुए नहीं हैं या वो गुजरात को वरीयता दे रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो गुजरात एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनेगा। तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इधर जो विद्रोही उम्मीदवारों की बात थी, संजय राउत ने भी यही कहा, रमेश चंद्र निथल्ला ने भी आज यही कहा, और साफ तौर पर कहा कि कोई भी जो है वो विद्रोही उम्मीदवार नहीं, कोई भी जो है वो फ्रेंडली फाइट नहीं, ये साफ तौर पे कहा गया दोनों तरफ से। यानी महागठबंधन जो है यानी महाविकास अघाड़ी वो एकजुट होकर चुनाव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमारा कोई भी ना तो बागी उम्मीदवार होगा, और कोई होगा तो हम उसको बना लेंगे, वापस उसका नाम करा लेंगे, और कहीं भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। लेकिन ये बात कहने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है महायुति वो दिखाई नहीं पड़ता समिता जी। और जिस तरीके से महागठबंधन इस समय अपनी एकता को दिखा रहा है वो महायुति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। और जैसा ये कह रहे थे संजय राउत, रमेश चंद्र निथल्ला ने भी ये कहा। और आज एक जो दिलचस्प वाकया हुआ, कल का जो एक दिलचस्प वाकया था, जिसमें नागपुर से वो जो प्रत्याशी थे, मेरा ख्याल है अनीस अहमद, वो 3 बजे की जो वो समय सीमा थी और वो 3:02 पर पहुंचे, और उसके बाद ये हुआ कि अब उनको वो नहीं अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से अभी वो कांग्रेस से नाराज होकर वो छोड़ चुके थे कि मतलब शुरू से वो कांग्रेस के ही वो रहे, नेता रहे हैं एनएसयूआई के वक्त से। लेकिन उसके बाद टिकट न मिलने के कारण उन्होंने ये छोड़ा, और उनको जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है उससे उनको प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन शायद उनके मन में ये आया हो कि अब मैं नहीं लड़ सकता, या लड़ूंगा तो ये कांग्रेस आला कमान के सामने सही नहीं होगा। तो वो ये हुआ कि 3:02 पर पहुंचे, और अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ नाइंसाफी हुई और 2 मिनट का वक्त था और मेरे घुटने में दर्द था, लेकिन फिर भी मैं पहुंचा पैदल चल के। पर ठीक है, तो ये इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प चीजें ये बाद में चुनावी डायरी के काम आती है। लेकिन इधर जो आज महाराष्ट्र में जो कांग्रेस ने भ्रष्ट युति का ये जो एक आरोप लगाया और वो कहा है, और उसी वक्त रमेश चंद्र निथल्ला ने कुछ गंभीर बातें भी कही। क्या कुछ कहा रमेश चंद्र निथल्ला ने, उसको सुन लेते हैं। CWC मेंबर और समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे मकसद हैं महाविकास अघाड़ी का नया सरकार महाराष्ट्र में बनाना है, इसलिए हम लोग एक होकर काम कर रहे हैं। जनता ये चाहते है, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के जनता ये स्पष्ट किया है कि ये शिंदे सरकार निगम्मा सरकार है। सरकार उन्होंने जितना करप्शन किया है उसके खिलाफ हमको आगे आना है, ये लोग तय किया है। आप लोग जानते, किसानों की सुसाइड, आत्महत्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ, बेरोजगारी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, अंडर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। ये शिंदे सरकार के द्वारा जो लूट हुआ है, महाराष्ट्र के इस चक्र का जो लूट हुआ है, इसको बदला लेने के लिए लोग तैयार हैं। उन्होंने लाडली बहन का योजना की, लेकिन उन्होंने अभी बंद है। कैसे बंद है? चुनाव आयोग के द्वारा बंद कर दिया है। इससे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके ट्रेजरी में पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको बंद कर दिया है। हमारे महाराष्ट्र का महिलाओं को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सब छूट था, चुनाव के लिए था। और महायुति के नेता लोग चुनाव डिक्लेरेशन के पहले बहुत सारे डिसीजंस किया कैबिनेट में, एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये चुनाव के लिए है,
लोगों को भड़काने का काम है, लोगों को समझ के आए। इसलिए मैं आपके द्वारा महाराष्ट्र के जनता से ये अपील करता हूं, महाविकास आघाड़ी डिसिप्लिन के साथ चुनाव लड़ रहे, जनता के आकांक्षा और प्रतीक्षाओं को, सपनों को साकार करने के लिए हमको वोट देना चाहिए और हमको आशीर्वाद देना चाहिए। मैं अभी एक तो यहाँ पर रमेश चन्नीथल्ला ने साफ साफ बताया, जो बातें संजय राउत कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर, यहाँ पर रमेश चन्नीथल्ला जो है वो एकनाथ शिंदे या शिंदे सरकार, यानी एक तरीके से सारे लोग उसमें आ जाते हैं और उन पर गंभीर आरोप जो है लगाया और उसके साथ साथ याद भी दिला दिया कि लोकसभा चुनाव में जनता ने क्या फैसला सुनाया था और इस बार भी जनता क्या फैसला सुनाएगी। एक तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जो सपा को लेकर जो नाराजगी खबरें हैं या जो फ्रेंडली फाइट्स की बात जहां पर हो रही है, वो सारी दिक्कतें हम दूर कर लेंगे। ये भरोसा देना ही अपने आप में बड़ी बात है और इस तरह से बयान आकर देना, क्योंकि जाहिर है इसके पीछे कोई उनकी जमीनी जो वो पुख्ता जमीन तैयार की है, तभी वो लोग इस तरह के बयान आकर दे पा रहे हैं, वरना तो हवाई बातें सभी लोग करते हैं। यहाँ पर रमेश चन्नीथल्ला ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें की, संजय राउत ने जो भ्रष्टाचार की बातें की, और जो हम शुरू में हमने बात की थी अजित पवार की कि वो बड़ा सियासी खेल रहे हैं, अजित पवार ने भी एक भ्रष्टाचार की बात जो की, जो खुद उन पर लगा था 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाला, जिसमें 2019 में उनको क्लीन चिट भी मिल गई थी, लेकिन ये घोटाला 2012 का, और इसमें तब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार जो चली आ रही थी, 10 साल अजित पवार जो है वो मंत्री रहे और उनकी निगरानी में सिंचाई में जो भी काम हुआ और उस पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब उन्होंने सांगली डिस्ट्रिक्ट में अपने उम्मीदवार के प्रचार में ये कहा कि मेरे साथ मेरे पीठ पे छुरा भोंका गया, और छुरा किसने भोंका? आर पाटिल ने, जो कि उस समय गृह मंत्री थे, और उन्होंने ये कहा कि उनके कहने पर मेरे खिलाफ इस तरह से फाइल पूरी तैयार हुई। और आपको बता दूं कि आर पाटिल जो है वो शरद पवार के करीबी हुआ करते थे, और रोहित पाटिल उनके बेटे, वो इस समय महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, और उनके खिलाफ जो अजित पवार के उम्मीदवार हैं उनका प्रचार करने पहुंचे अजित पवार। तो उन्होंने ये सारी बातें की, और उसमें एक उन्होंने दिलचस्प बात ये बताई कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये फाइल मुझे दिखाई थी जिसमें कि बताया जा रहा है कि ये इनकी नोटिंग थी, और तब मेरे खिलाफ इस तरह से मामला बना। अब अमलेंदु जी, सवाल ये है कि 70,000 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला था, काफी गंभीर आरोप थे अजित पवार पे, वो बात तो खत्म हो गई क्योंकि उनको क्लीन चिट भी मिल गई। अब उस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है? और फिर ये कहना कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे वो फाइल दिखाई थी। देवेंद्र फडणवीस ने आखिर किस हैसियत से या किस अपने अधिकार क्षेत्र में उन्होंने ये फाइल उस व्यक्ति को दिखाई जिसके खिलाफ, क्योंकि ये 2019 से पहले की बात बता रहे हो कि मेरे खिलाफ जो फाइल बनी वो किसकी नोटिंग पर बनी। तो क्या जो आरोपी रहता है उसको फाइल दिखाने का ये जो सिलसिला जो बता रहे हैं, क्या किस ओर ये इशारा कर रहा है? क्या कोई गंभीर भ्रष्टाचार था? नहीं था? तो फिर क्या बीजेपी ने कोई खेल खेला, या अब अजित पवार कोई खेल खेल रहे हैं क्योंकि वो सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस पर ही आरोप एक तरह से लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे वो फाइल दिखाई, और इस तरीके का आरोप लगाकर अगर वो शरद पवार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर से क्या खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही खिलाफ ये आरोप को याद भी दिला रहे हैं। जो चीज खत्म हो गई वो उसको क्यों याद दिला रहे हैं? क्या लगता है आपको? इसके जरिए शर्मिष्ठा जी, अजित पवार दो खेल खेल रहे हैं। एक तो खेल खेल रहे हैं कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में गए हैं और वहाँ जो महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी है उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता की वजह से उन पर ये आरोप लगा। तो ये तो एक कहा जाए वो सिंपैथी बटोरने की कोशिश जो है वो वहाँ जाकर कर रहे हैं ये अजित पवार। लेकिन दूसरा बड़ा खेल वो देवेंद्र फडणवीस के साथ खेल रहे हैं। जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो कहा था कि विधि के द्वारा स्थापित संविधान का पालन करूंगा, मेरे समक्ष जो है जो भी चीज़ें लाई जाएंगी उसकी पूरी गोपनीयता बरतूंगा। ये शपथ जो थी, उस संविधान की शपथ जो थी वो देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर ली। अब अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने वो फाइल एक अभियुक्त को दिखा दी और बाद में उस पर क्लीन चिट मिली है, बाद में उस पर वो फाइल बंद हुई है, इसका मतलब अजित पवार ने एक रास्ता तैयार कर दिया कि अजित पवार के इस बयान को लेकर अगर महाविकास आघाड़ी अदालत में जाना चाहे
देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, तो वो जा सकता है कि इन्होंने अपने पद और गोपनीयता की जो शपथ ली थी उसका उल्लंघन किया है, और ये फिर जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत भी ये एक अपराध माना जाएगा और देवेंद्र फडणवीस लंबे फंस सकते हैं इसमें। तो ये अजीत पवार ने एक खेल जो है मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस के साथ किया है। विपक्षी अगर इसको लपकना चाहें अजीत पवार के बयान को, तो उसकी रिकॉर्डिंग लेकर और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई अब की जा सकती है कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पे जो पद और गोपनीयता की शपथ ली थी उस शपथ का उल्लंघन किया और जो अभियुक्त था उसको वो फाइल दिखा दी गई। तो ये एक गोपनीयता का हो सकता है। तो अब इस पर लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्लू दिया है अजीत पवार ने, हो सकता है इसके पीछे ये कारण भी हो, क्योंकि अजीत पवार जो है देखिए वो जब गए थे बीजेपी के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ यानी महायुति के साथ, तो उस समय उन्होंने शरद पवार को लेकर बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें की थी और बहुत अपमानजनक बातें शरद पवार के लिए कही थी। ये कहा था कि ये 84 साल के मतलब 80 साल के हो चुके हैं, अभी तक जो है मतलब एक तरह से कहा जाए ये मरना नहीं चाहते और सीट नहीं छोड़ना चाहते और मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, तो उसमें बुराई क्या है, हर माँ जो है वो चाहती है उसका बेटा मुख्यमंत्री बने। इस तरह की बातें अजीत पवार ने की थी और कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ तो ये कोई गलत नहीं, मतलब महत्वाकांक्षा जो की थी। जाहिर सी बात है कि अगर अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसकी महत्वाकांक्षा गलत नहीं है। भाई राजनीति में अगर कोई व्यक्ति आया है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर जाना चाहेगा। तो अजीत पवार भी अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अजीत पवार खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अगर देवेंद्र फडणवीस को फंसा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया, तो ये समझा जा सकता है कि जो खेल चल रहा है शहमात का बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच में, इसमें अजीत पवार अब बड़े दांव खेल रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से अजीत पवार को के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई कि अजीत पवार की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ, और देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया था कि अजीत पवार की वजह से नुकसान हुआ, तो यानी अब अजीत पवार की वजह से नुकसान हुए उसकी भरपाई बीजेपी अब कैसे करेगी और कैसे साथ रख के करेगी, अब बीजेपी को सोचना है। अजीत पवार अपने दांव खेल रहे हैं और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा खेल चल रहा है उसमें पर्दे के पीछे से शहमात के खेल जो हैं वो बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच में आपस में ही चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। समझता है जी, अजीत पवार खुद को बेशक बड़ा खिलाड़ी और माहिर खिलाड़ी समझ सकते हैं, लेकिन शरद पवार ने एक बार फिर उनको कड़ी पटकनी दी है। असल में शरद पवार उन्होंने बाकायदा अजीत पवार की नकल की, और वो जिस तरीके से नकल की वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि मराठी में था वो सारी बातें। तो उन्होंने ही बताया कि कैसे अजीत पवार जो है उन्होंने क्या क्या कहा और उसका जवाब शरद पवार ने दिया बिल्कुल अपने तरीके से। उन्होंने कहा कि अजीत पवार वही थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषणों में कहा था कि शरद पवार भावनात्मक कार्ड खेलेंगे और आंखों में आंसू भरकर मतदाताओं से अपील करेंगे। अब आपने उनका भाषण सोमवार को देखा होगा। मैं कोई भावनात्मक अपील नहीं करूंगा बल्कि तथ्यों के आधार पर बोलूंगा। और उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने मुझ पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया। मैं परिवार में वरिष्ठ हूँ और हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे माता पिता और भाइयों ने मुझे कभी परिवार तोड़ने की शिक्षा नहीं दी। जब हमारी पार्टी सरकार में थी और मैं पार्टी के सदस्यों को किसी भी पद पर नियुक्त करने की स्थिति में था, तब मैंने सुप्रिया को एक भी पद नहीं दिया। मैंने अजीत पवार को 4 बार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया, इसके बावजूद वे ही अलग हो गए। और 4 बार उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं देने के बावजूद अजीत पवार अपने लिए उप मुख्यमंत्री पद सुरक्षित रखने के वास्ते दूसरे पाले में चले गए। आपको अधिकांश बार यह पद हासिल हुआ, अगर आपको एक बार पद न मिल जाए तो क्या आप परिवार तोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि अब ये कहा जा रहा है कि मैंने परिवार तोड़ा, ये सुनकर हंसी आती है। यहाँ पर शरद पवार ने एक तरफ ये बता दिया कि मैंने अपनी बेटी को नहीं, मैंने तुमको आगे बढ़ाया, और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि तुम 4 बार उप मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उसी पद को सुरक्षित रखने के लिए तुम दूसरे पाले में चले गए। यहाँ पर क्या शरद पवार ने सीधे सीधे अजीत पवार को उनका सियासी कद याद दिला दिया है कि तुम इतने ही हो और इससे आगे बढ़ने की क्षमता तुम्हारी नहीं है? क्या यहाँ पर शरद पवार ने उनको अपने एहसान भी याद दिला दिए कि मैं जब स्थिति में था कुछ भी किसी को किसी भी पद पर रखने में, तब मैंने सुप्रिया के ऊपर तुमको तवज्जो दी और अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तो जनता के सामने ये सारी बातें इनका जवाब देकर क्या शरद पवार ने नहले पे दहला चल दिया है? अमरिंदर जी, बिल्कुल समिता जी, शरद पवार ने नहले पे दहला क्या चल दिया है? एक तरह से कहा जाए कि शरद पवार ने जो धोबी पछाड़ मार दिया है अजीत पवार को, क्योंकि अजीत पवार जो आरोप लगा रहे थे वो, और ये बातें सही हैं, शरद पवार जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति को नज़दीक से देखा समझा है समिता जी, और अजीत पवार की अगर आज कोई स्थिति है तो वो इसलिए कि वो शरद पवार के भतीजे हैं।
और ये बात भी सही है कि सुप्रिया सुले को उन्होंने तब लाए वो राजनीति में एक तरीके से कहा जाए जब वो किसी को कुछ देने की स्थिति में एक तरीके से नहीं थे। तो यानी 4 बार जो उप मुख्यमंत्री बनाया अजीत पवार को वो शरद पवार ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब जानते हैं कि सारा काम धाम अजीत पवार देखते थे शरद पवार का, एक तरीके से कहा जाए। तो अगर आज ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और आप दूसरी तरफ चले गए और आप चले ही नहीं गए अजीत पवार, आपने शरद पवार के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, तो परिवार तोड़ने की बातें जो वो तो अजीत पवार ने की है, ये तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को वहाँ दंड भी मिला इस बात का कि उनकी पत्नी हार गई सुप्रिया सुले के हाथों। यानी जनता ने भी वहाँ परिवार का जो था वो मुखिया शरद पवार को ही माना। और आज भी जो युगेंद्र पवार खड़े हुए हैं, जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार के ही, उनके पिता भी देखिए किस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं अजीत पवार के खिलाफ। पहले भी बोले थे जब अजीत पवार चले गए थे, उस समय भी ये परिवार जो था वो बोला अजीत पवार के खिलाफ। यानी सारे परिवार ने समझा कि परिवार के साथ विश्वासघात जो किया है वो अजीत पवार ने किया है। ये बात साफ तौर पे जाहिर हुई और लोगों ने भी इसी बात को लिया। तो आज अजीत पवार जो बातें कर रहे हैं तो एक तरीके से वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो चला गया था, अब मैं मुझसे जो गलतियाँ हुई तो वो शरद पवार की वजह से गलतियाँ हुई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो जो आरोप उन्होंने एक समय में शरद पवार पर लगाए थे, उन्हीं आरोपों को एक तरीके से पुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शरद पवार ने आज जो ये पलट कर जवाब दिया है शर्मिष्ठा जी, और शरद पवार ने जो कहा था कि मैं 84 का क्या मैं 90 साल का भी हो जाऊं, ये बूढ़ा तब तक नहीं मरेगा जब तक महाराष्ट्र के साथ धोखा करने वालों को सबक नहीं सिखाते, महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले आए। तो ये साफ तौर पे शरद पवार ने बता दिया है कि ये शरद पवार अपने जीवन का जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अंतिम चरण है। हालांकि हम चाहते हैं कि वो दीर्घायु हो, लंबी आयु उनको प्राप्त हो और लंबा उनका राजनीतिक जीवन भी हो, लेकिन ये समझा जा सकता है कि 84 साल की उम्र में अगर शरद पवार इस तरीके से मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी समय में जो एक तरीके से कहा जाए कि उनको इतने बड़े विश्वासघात का सामना करना पड़ा कि जिस पार्टी को उन्होंने बनाया और उनका भतीजा ही जो है वो विश्वासघात करके पार्टी भी ले जाए, परिवार के साथ भी इस तरीके से करे, तो समझा जा सकता है कि शरद पवार का दर्द क्या है। और मुझे लगता है कि लोग चूँकि बहुत भावुक होते हैं और परिवार के साथ, देखिए राजनीतिक दलों में तो तोड़फोड़ होती रहती है, लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं तो जनता फिर माफ़ नहीं करती है किसी भी तरीके से। तो अजीत पवार को जनता माफ़ नहीं करेगी। और शरद पवार ने जो आज ये बात कही है, जाहिर सी बात है कि शरद पवार ने कहा कि मैं कोई भावुक बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि अजीत पवार ने कहा, तो शरद पवार को माफ़ कीजिएगा, भावुक बात नहीं कर रहे हैं, जो तथ्य है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बात का असर ज़बरदस्त तरीके से होगा और अजीत पवार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल जो खेल चल रहे हैं, अजीत पवार कुछ भी खेल खेल रहे हों, चाहे शरद पवार के साथ खेल रहे हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस के साथ खेल रहे हों, चाहे बीजेपी के साथ खेल रहे हों, चाहे बीजेपी अजीत पवार और शिंदे के साथ खेल रही हो, चाहे शिंदे बीजेपी और अजीत पवार के साथ खेल रहे हों, लेकिन जो भी सब खेल चल रहे हैं, रमेश चेन्नीथल्ला ने जो आज कहा कि बीजेपी ने शिंदे और अजीत पवार को ख़त्म कर दिया है, तो ये बात शर्मिष्ठा जी हम लोग जो अब तक विश्लेषण कर पा रहे हैं और महाराष्ट्र को समझ पा रहे हैं, देखेंगे कि 23 नवंबर को रमेश चेन्नीथल्ला की ये बात सच साबित होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, क्योंकि पूरा जो खेल इस समय नजर आ रहा है उसमें सामने चाहे जिस तरह के भी गोटियां बिठाई जा रही हैं, लेकिन असली बाजी तो जनता के हाथ में है। और वो जब अपना पासा चलेगी और उसमें जब दिखेगा कि किसके हिस्से में 6 पड़ता है और किसके हिस्से में 2 आता है, जो पासा होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। कब पलट जाती हैं चीजें पता नहीं चलता। और बीजेपी को अगर ये गुमान है कि वो उसने 2-2 पार्टियों को तोड़ा और अपनी सरकार उसने बना ली और किसी भी तरीके से उसने अपनी सरकार चला ली और आगे भी वो ऐसा करेगी, तो इस समय महाराष्ट्र में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और शरद पवार का जो आपने जिक्र किया बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था अपने भाषण में कि मुझे अदालत में घसीटा गया अपनी पार्टी के नाम और निशान के नाम पर और मैं घंटों चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठा रहा, अपने पूरे जीवन में मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ा था। तो जाहिर है अपमान, दर्द सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। एक तरीके से महाभारत की जो कथाएं हैं वो इस समय महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत अलग अलग संदर्भों को आप ले सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से महाभारत में जिस तरीके की पूरी राजनीति थी, कुर्सी की राजनीति, सिंहासन की राजनीति, वो इस समय महाराष्ट्र में चल रही है। अब देखना यह है कि इसमें जीत किसकी होती है, छल कपट करने वालों की या अपने हक के लिए लड़ने वालों की। तो आज अमरेंदु जी हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।